बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। बेटा हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि आपका हर टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक है। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट डाटा, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमने पीछे क्या पढ़ा था। हमने बेटा प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहले पढ़ा था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, देन अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, देन प्लानिंग अ सोल्यूशन, देन कैंडिडेट सोल्यूशन, देन बेस्ट सोल्यूशन। ये हमारी एक पूरी फेज़ कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट हमारा था फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को पिक्चर के थ्रू से, पिक्चर की हेल्प से ड्रॉ करना, दैट इज़ नोन एज फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में भी हमने पहले सिंपल फ्लो चार्ट पढ़े थे, फिर हमने कंडीशनल फ्लो चार्ट पढ़े थे। कंडीशनल फ्लो चार्ट वो होते हैं बेटा जो किसी कंडीशन की बेस पे, यानी कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो कौन सी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हमने वो वाले केसेस पढ़े थे जिसमें फ्लो चार्ट में रिपीटिशन हो रही है। हमने साथ साथ फ्लो चार्ट के डिफरेंट सिंबल्स भी पढ़े थे। फिर हमने एडवांटेजेस फ्लो चार्ट के पढ़े थे और डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने उसी फ्लो चार्ट का एल्गो बनाया था। एल्गोरिदम क्या होते हैं? स्टेप बाय स्टेप जो हमारी नेटिव लैंग्वेज में स्टेप्स लिखे जाते हैं कि इस स्टेप के बाद क्या स्टेप हो रहा है, वो हम बेसिकली क्या करते हैं, वो हम एक एल्गो की फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज़ नोन एज एल्गोरिदम। एल्गोरिदम भी हमने सिंपल एल्गोरिदम पढ़े थे, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिदम पढ़े थे। फिर उसके बाद बेटा हमने एडवांटेजेस ऑफ, फिर हमने उसमें एक ट्रेड ऑफ की कंडीशन भी देखी थी कि ट्रेड ऑफ कब आता है। फिर हमने देखा था कि हमारे पास अगर एक से ज़्यादा एल्गोरिदम, जैसी बात है क्योंकि हम इसे नेटिव लैंग्वेज में लिख रहे हैं और ह्यूमन लिख रहे हैं और हर इंसान की अपनी थिंकिंग होती है, तो डिफरेंट तरीके हैं एल्गोज़ को लिखने के। तो हमारे पास अगर एक से ज़्यादा तरीके हैं एल्गोज़ को लिखने के, या हर इंसान अपनी मर्ज़ी से एल्गो लिखता है, तो हम उसमें से बेस्ट एल्गो कैसे चूज़ करेंगे, तो वो हमने पढ़ी थी एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम में भी 2 स्टेप्स थे। देन उसके बाद हमने एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम के भी 2 मेथड्स थे। उसके बाद हमने ट्रेड ऑफ पढ़ा था, ट्रेड ऑफ की कंडीशन कब आती है। देन हमने एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम पढ़े थे और डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम पढ़े थे। देन हमने डिफरेंस बिटवीन एल्गो एंड फ्लो चार्ट पढ़ा था। यहाँ तक आपकी ये 5 लेक्चर्स का मैंने आपको रिवाइज़ करवाए हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा में हम सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे टेस्ट डाटा को, फिर हम इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे और फिर हम टाइप्स ऑफ टेस्ट डाटा बताएंगे। बेटा ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बेटा कि इससे पहले आपने 8th तक जितना भी कंप्यूटर पढ़ा है वो आपने यूज़र की साइड से पढ़ा है, मतलब आपने कीबोर्ड पढ़ा, माउस पढ़ा, फंक्शंस ऑफ कीबोर्ड पढ़े कि यूज़र कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर रहा है। अब हम जो पढ़ रहे हैं बेटा चैप्टर 1 ही हम पढ़ रहे हैं, और इस पूरे चैप्टर में हम जो भी पढ़ रहे हैं वो हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, हम डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि जब एक प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो अब आपके पास ये वो स्टेज है जहाँ पे आपके पास सोल्यूशन आ गया है। बेटा आपके पास जो यूज़र ने आपको कहा था वो काम आपने कर दिया है, लेकिन वो काम कर तो आपने दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो काम कंप्लीट हो गया तो बस आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया तो हमने बस जी वो कस्टमर को दे दिया। नहीं, उससे पहले हम टेस्टिंग करते हैं। अब टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग बेसिकली वर्ड टेस्ट से निकला। अब मैं सपोज़ मैं बात करती हूँ, अपनी बात करती हूँ, मैं आप लोगों से टेस्ट लेती हूँ। उस टेस्ट का क्या मकसद है? मैं ये देखना चाहती हूँ कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ भी आ रहा है कि नहीं, और वो आप साथ साथ याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये तो आपकी क्लास टेस्ट की बात होगी ना। अब सॉफ्टवेयर में क्या होता है टेस्टिंग? सॉफ्टवेयर में जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेते हैं, जब आपके पास सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो जाता है, कोडिंग हो जाती है, उसके बाद उसमें टेस्टिंग की जाती है। टेस्टिंग का क्या मकसद होता है कि आया हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है क्या वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, और हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है बेटा वो हमारा उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह हमने चाहा था कि वो काम करे। फॉर एग्जांपल अगर हमें कस्टमर ने कहा है कि आपने एक बेसिक कैलकुलेटर बनाना है। बेसिक कैलकुलेटर की क्या फंक्शनलिटी होती है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हमने जब अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया, हमने वो बेसिक कैलकुलेटर बना लिया, तो वो कस्टमर को देने से पहले बेटा हम उसमें प्लस के ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे, माइनस के भी परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लाई के भी परफॉर्म करेंगे, डिवाइड के भी परफॉर्म करेंगे, ताकि हम ये टेस्ट कर सकें कि हमारे पास जो हमारा जो भी हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया है उसको हमने टेस्ट करके दिया है कि हमने बताया है कि अब ये बिल्कुल डेवलप हो गया और इस पर हमने सारी टेस्टिंग भी कर दी है और ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम कर रहा है। बेटा अगर कॉमन आप डेली लाइफ की एग्जांपल लें, आपके घर गेस्ट आते हैं या वैसे भी आपकी मदर खाना जब बनाती हैं तो वो सर्व करने से पहले टेस्ट करती हैं। तो वो टेस्ट क्यों करती हैं? ताकि
पता चल सके कि इसमें सब कुछ सही है, कोई किसी में मतलब किसी डिश में चीनी या नमक वगैरह ज़्यादा कम तो नहीं है। तो बेसिकली टेस्टिंग क्या होती है, ये चेक करने के लिए होती है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग का मतलब है ये चेक करता है कि आपका जो बनाया गया सिस्टम है वो हमारे यूज़र की नीड के मुताबिक है और वो उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह हमने बनाया है। आफ्टर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद वी नीड टू टेस्ट वेदर द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। फॉर टेस्टिंग वी नीड टेस्ट डाटा। हम ये देखते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो ठीक भी है कि नहीं, मतलब वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब वो काम करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी प्लस और माइनस की, बेसिक कैलकुलेटर की प्लस और माइनस की। अब मैंने देखना है कि मेरा कैलकुलेटर जी सही प्लस कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उस प्लस के लिए बेटा मुझे कोई 2 नंबर चाहिए होंगे एज आ इनपुट। मैं यूज़र से इनपुट दूंगी या मैं खुद इनपुट दूंगी 2 नंबर्स की। सपोज मैं 2 और 3 की देती हूँ, 2 + 3 5 और मेरे पास आंसर सही आ रहा है। तो बेसिकली इस टेस्टिंग के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड था, मुझे 2 नंबर्स की ज़रूरत थी। तो फॉर टेस्टिंग वी नीड टेस्ट डाटा। तो टेस्टिंग के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कोई ना कोई टेस्ट डाटा की ज़रूरत होती है। ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद जब भी हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें हमें टेस्ट डाटा की ज़रूरत होती है। अब डाटा क्या होता है, डाटा की डेफिनेशन तो बेसिकली ये है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप इजी वर्ड्स में लें कि अनप्रोसेस्ड फॉर्म, यानी जिस पे कोई काम नहीं किया हुआ होता है, दैट इज़ नॉन एज डाटा। फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू टेस्ट एल्गोरिदम टू फाइंड, अच्छा जी हमारे पास, हमने पहले पढ़े एल्गोस, हमारे पास एल्गो थे कि आपने 3 नंबर इनपुट लेने हैं और उसमें आपने लार्जर वैल्यू देनी है बेटा। तो अब आपके पास ये एल्गो डेवलप हो गया। हमने ये सॉफ्टवेयर को, डेवलपर ने ये कस्टमर को देने से पहले ये चेक करना है कि आया हमारे पास ये लार्जेस्ट वैल्यू दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 3 केसेस ले लेती हूँ। एक में मैं कहती हूँ जी पॉजिटिव सारी वैल्यूज़ दे देती हूँ, एक में नेगेटिव दे देती हूँ, एक 0 दे देती हूँ, ताकि मेरा टेस्ट हो जाए कि ये मेरा जो, यानी कि बेसिकली 3 वैल्यूज़ है ना, N1 N2 एंड N3, तो ये बेसिकली चेक कर सके बेटे कि ये पॉजिटिव केसेस में भी, यानी कि जब हो सकता है यूज़र 2 पॉजिटिव वैल्यू दे, एक नेगेटिव वैल्यू दे, उसमें भी सही रन कर रहा है। हो सकता है यूज़र 2 सिंपल नंबर दे और एक 0 दे दे, उसमें भी सही काम कर रहा है। और हो सकता है वो तीनों प्लस के दे दे। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू टेस्ट एल्गोरिदम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 गिवन वैल्यू N1 N2 N3, 3 गिवन वैल्यूज़ है N1 एंड N2, वी नीड 3 वैल्यूज़। दीज वैल्यूज़ कैन बी पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं, 0 भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने बेटा लिया है N1 5 ले लिया है, N2 हमने 15 ले लिया है और हमने N3 3 ले लिया है। तो बेटा हमने ये टेस्ट डाटा लिए हैं। टेस्ट डाटा में हमने बेसिकली 3 वैल्यूज़ ली हैं, एक N1 की, एक N2 और N3 की। अब इसमें बेटा N1 5 है, N2 15 है, N3 जो है वो 3 है। लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी आपके पास आनी चाहिए, 15 आनी चाहिए। जब हम ये एल्गो में ये वैल्यूज़ डालें और वो आउटपुट में आपको 15 दे, दैट्स मीन कि हमने ये टेस्टिंग कर ली है। इसका मतलब है कि आपकी पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए आपका एल्गो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। सेकेंड ले लेते हैं बेटा, सपोज N1 मैं 24 ले लेती हूँ, N2 0 ले लेती हूँ, N3 11 ले लेती हूँ। ठीक है, अब आपके पास आंसर आना चाहिए 24, क्योंकि N1 सबसे बड़ी वैल्यू है। अगर ये आपने जब टेस्टिंग की, ये टेस्ट वैल्यू दी, आपका एल्गो बिल्कुल ठीक रन किया और आपके पास आंसर 24 आया, दैट्स मीन आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब ये पहला केस कौन सा था, जब तमाम नंबर हमने लार्जर लिए थे, सॉरी जब तमाम नंबर हमने पॉजिटिव लिए थे। दूसरा केस कौन सा है, जहाँ हमने 2 सिंपल नंबर ले लिए, यानी पॉजिटिव नंबर ले लिए, और एक हमने 0 नंबर भी ले लिया, ताकि हमें ये भी पता चल सके कि आपका वो 0 नंबर, जब आप 0 भी ले रहे हैं तो तब वो क्या कर रहा है। एंड थर्ड केस क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया N1 24 ले लिया, N1 27 ले लिया, N2 -6 ले लिया और N3 35 ले लिया। अब बेटा लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास 35 अगर आ रही है, क्योंकि N1 24 है, N2 -6 है, N3 35 है। अगर आपके पास 35 आंसर आ रहा है, दैट्स मीन कि आपका प्रोग्राम, आपका जो डेवलप किया हुआ सिस्टम है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब देखें, मैंने अभी तक ये बताया टेस्ट डाटा में कि हम जब भी टेस्टिंग करते हैं तो हमें कोई ना कोई डाटा रिक्वायर्ड होता है, और हम पॉसिबल कंडीशंस में हम देख लेते हैं कि हम ये सोचते हैं कि यूज़र जो आपका कस्टमर है वो क्या क्या इसमें वैल्यूज़ एंटर कर सकता है, उसकी बेसिस पे हम टेस्टिंग करते हैं। और बेसिकली टेस्टिंग के लिए हमें जो डाटा रिक्वायर्ड होता है, दैट इज़ नोन एज टेस्ट डाटा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग क्यों ज़रूरत होता है। टेस्टिंग इज़ एन
is essential to point out the defect and errors made during finding a solution to a problem. अब सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं एरर क्या होते हैं। बेटा जो हम डेली लाइफ में मिस्टेक्स करते हैं, जो गलतियाँ करते हैं, हम उनको कहते हैं, जो भी गलतियाँ हम करते हैं हम कहते हैं जी भाई मिस्टेक हो गया। कंप्यूटर में हम उसको वर्ड देते हैं एरर का। कंप्यूटर में जो भी हम मिस्टेक होती है उसको हम एरर कहते हैं। अब कंप्यूटर में बेसिकली 3 तरह के एरर होते हैं, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डैट इज़ नॉन एज सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर वो एरर होते हैं बेटा जो कि आपकी प्री डिफ़ाइन जो भी आपके लैंग्वेज होती है उसमें जो सेट ऑफ रूल्स दिए हुए होते हैं प्रोग्रामर ने कि इसके मुताबिक आपने काम करना है, अगर आप उसके मुताबिक काम नहीं करेंगे तो एरर आता है। फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज में होता है कि हर लाइन के आखिर में आपने सेमी कॉलन लगाना होता है, इसका मतलब है ये लाइन ख़त्म होगी, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एरर आता है। ये वो एरर होते हैं जो कि प्री डिफ़ाइन रूल्स जो कि यानी कि आपके प्रोग्रामर ने डिफ़ाइन किए हुए हैं उसके मुताबिक काम नहीं कर रहे होते तो एरर आता है। दैट इज़ नॉन एज सिंटैक्स एरर। सेकंड एरर कौन से होते हैं? दूसरे नंबर पे बेटे वो एरर्स आते हैं जो कि लॉजिकल एरर होते हैं। लॉजिकल एरर का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल आपने प्लस करना था, आपने मल्टीप्लाई का फार्मूला लगा दिया। फॉर एग्जांपल आपने एवरेज निकालनी थी, आपने प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दिया। तो बेसिकली क्या होगा, आपने क्या किया कि आपने फार्मूला ही गलत लगाया तो वो कंपाइलर उन एरर्स को देखेगा ही नहीं, क्योंकि वो एरर आपकी कोई ग्रामर सिंटैक्स एरर नहीं है, आपने बिल्कुल प्री डिफाइंड रूल्स के मुताबिक काम किया है, कोई एरर नहीं है, वो रन हो जाएगा। जब रिज़ल्ट आएगा तो उस टाइम आपके पास क्या होगा कि वो आपको पता चलेगा कि जी रिज़ल्ट गलत आया है, तब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा आपने कोई फार्मूला गलत एंटर किया है। तो ये कौन से एरर होते हैं? लॉजिकल एरर होते हैं। और रन टाइम एरर कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल यूज़र ने इनपुट जब लिया, कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय 0 कर दिया तो वो रन टाइम एरर्स होते हैं कि कोई भी नंबर आपने जब इनपुट लेना था और उसको डिवाइड बाय 0 करना था तो आपने नंबर या कोई भी l डिवाइडेड बाय m था तो आपने m की वैल्यू 0 दे दी। तो ये एरर्स कौन से होते हैं? रन टाइम एरर्स होते हैं। ओके, टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम डिफेक्ट्स हम देख सकें कि हमारा जो सोल्यूशन हमने तैयार किया है, जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसमें क्या गलतियां हैं और हम उनको कैसे एंड एरर मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम का जब हम सोल्यूशन निकाल रहे थे तो जो एरर्स आए हैं वो हम यहाँ टेस्टिंग में हमें पता चल जाते हैं कि आपने एक सिस्टम डेवलप किया है, आपने जब उस पर टेस्टिंग करनी है बेटा तो आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि ये गलतियां हैं और आप फिर उन गलतियों की मदद से क्या करते हैं? अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग अ सिस्टम। ये आप इम्प्रूव करता है कि आपके सिस्टम जो आपने डेवलप सिस्टम किया है उसको इम्प्रूव करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा आपके घर में कुआं है और आप लोगों ने उसमें मोटर लगानी है तो बेसिकली आप प्लम्बर को बुलाते हैं, वो मोटर लगाता है बेटा, वो चेक, फिर उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल नल भी लगवाने हैं। वो नल शल आप लगाने के बाद वो क्या करेगा? पहले वो ये देखेगा, नल ऑन करेगा, देखेगा कि सारे नल काम कर रहे हैं, वो ये देखेगा कि आपकी मोटर बिल्कुल ठीक काम कर रही है। जब सारा काम खुद टेस्ट कर लेगा उसके बाद वो आपके फादर को यह बताएगा जी अब आपका काम कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली उसने टेस्टिंग क्यों की कि ये डेली लाइफ की मैंने एग्जांपल दिया, टेस्टिंग क्यों की? ताकि अगर कोई एरर है तो वो दोबारा उसमें देख सके, अगर कोई काम मशीन से ही काम नहीं कर रही, मोटर से ही काम नहीं कर रही, वो चेक कर सके, फिर दोबारा वो तब तक टेस्टिंग करता रहेगा जब तक वो सही काम नहीं करेगी। जब सही काम कर लेगी, ओके कर देगा, तो फिर वो आपको बता देगा जी अब आपका काम ख़त्म हो गया। इसी तरह जब सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो वो क्या करता है? वो तमाम टेस्टिंग करता है, वो तमाम जितनी भी उसने फंक्शनैलिटी जो भी फंक्शंस आपने मांगे हुए होते हैं, जैसे मैंने कहा बेसिक कैलकुलेटर है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आपने मांगे हुए, तो वो चारों काम करके देखेगा कि आया मेरे सही काम हो रहा है, प्लस के साथ भी, ज़ीरो के साथ भी, माइनस के साथ भी। और जब वो खुद सेटिस्फाई हो जाएगा उसके बाद वो कस्टमर को बता देगा जी अब आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो गया। इफ़ वन सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड अदर यूज़ इट फॉर कमर्शियल पर्पस देन द कमर्शियल एक्टिविटीज़ डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ अ सोल्यूशन। वो कहता है कि अगर आपने एक सोल्यूशन दे दिया है, आपका सोल्यूशन बिल्कुल काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, आपका सोल्यूशन बिल्कुल सही काम कर रहा है, तो दूसरे पर्सन ने भी उसको यूज़ करना शुरू कर दिया है उसने, तो वो अगर दूसरे पर्सन ने भी उसको बिल्कुल सही तरीके से, उसी तरह आपका बहुत बड़ी कंपनी थी, फाइनेंस की कंपनी थी, आपने जी आपका सिस्टम बिल्कुल काम कर रहा है और आपके बैंक वालों ने भी वही काम करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा जी ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक है, उन्होंने भी उसी सॉफ्टवेयर पे काम करना शुरू कर दिया। तो बेटा आपका सोल्यूशन डिपेंड किस पे करता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप करके दिया है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं ठीक काम कर रहा। आपकी बुक में एक एग्जांपल है बेटा कि एक ऑटोमेटिक
अटेंडेंस सिस्टम है। ऑटोमेटिक अटेंडेंस सिस्टम क्या, आपके पास कस्टमर ने की रिक्वायरमेंट है कि एक सिस्टम डेवलप करके दें जिसमें थ्रू कैमरा जो है बच्चों की अटेंडेंस लग जाए। तो बेसिकली बेटा जब वो सिस्टम डेवलप हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा, वो फॉर एग्जांपल कैमरा डोर पे लगा हुआ है तो वो क्या करेगा कि बेटा पहले डाटाबेस में पिक्चर्स लेगा स्टूडेंट्स की, और फिर वो आपके डाटाबेस में जो है स्टूडेंट्स की पिक्चर सेव हुई होंगी। जैसे ही स्टूडेंट डोर पे आएगा वो आपकी कैमरा आपकी पिक्चर क्लिक करेगा, वो डाटाबेस में मैच करेगा जिस बच्चे की पिक्चर के साथ आपकी जो भी आपने पिक्चर ली है वो पिक्चर और डाटाबेस में जो पिक्चर मौजूद है वो जब मैच कर जाएगी तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ठीक है। अगर इसमें एक और आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर इसमें और फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो कि स्टूडेंट्स का साथ में अटेंडेंस तो लगे, साथ में क्या हो स्टूडेंट्स की ये भी चेक हो जाए कि उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ, मतलब यूनिफॉर्म बिल्कुल प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ। तो क्या करेंगे फिर हम क्या करेंगे, डाटाबेस में बच्चों की पिक्चर्स फुल कंप्लीट यूनिफॉर्म के साथ सेव करेंगे। फिर जब वही कैमरे के साथ पिक्चर क्लिक होगी तो पहले तो अटेंडेंस लगेगी, फिर ये देखा जाएगा कि आया प्रॉपर यूनिफॉर्म में बच्चा है कि नहीं, क्योंकि उसकी पिक्चर जो है, और हम क्या करेंगे ये पिक्चर अपडेट कर देंगे डाटाबेस में, पिक्चर अपडेट हो जाएगी। जैसे ही वो पिक्चर लेगा वो देखेगा आया कि इसकी प्रॉपर यूनिफॉर्म है कि नहीं है, और फिर वो यूनिफॉर्म वाला जो कॉलम है उसमें भी येस और नो हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये डेवलपर फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, वही मैंने आपको बताया कि आपने एक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। बेसिकली ये सिस्टम होता है सिस्टम फॉर मनी मैनेजमेंट। बेसिकली बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती हैं, वो जब लोन देती हैं या आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं उन कंपनीज़ में, तो वो बेसिकली उसके लिए जो सिस्टम डेवलप किया जाता है उनको हम फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली वो यही कहता है कि अगर आपने एक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल सही आपका काम कर रहा था और आपके एक बैंक ने भी उसने कहा ये सिस्टम बिल्कुल सही काम कर रहा है और बैंक ने भी उसी सिस्टम पे काम करना शुरू कर दिया, तो वो कहता है कि अगर हमने टेस्टिंग नहीं की होगी बेटा, और अगर अल्लाह ना करे वो बैंक में सिस्टम सही काम नहीं करता, तो क्या होगा, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकते हैं। इसलिए वो कहता है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करके दें तो उसके बाद आप टेस्टिंग मस्ट करें। डेवलप फॉर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा आपकी जो जब कार डेवलप हो जाती है, पूरी कार बन जाती है बेटा, जब आपकी कार फुल कंप्लीट बन जाती है उसके बाद उस पर टेस्टिंग भी की जाती है। टेस्टिंग कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा आपकी जो मैनुअल कार होती है, जैसे मेरान कार है बेटा, उसमें क्या होता है बेटा, एक रेडिएटर के साथ फ़ैन होता है। अगर वो फ़ैन प्रॉपर काम नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी क्या हो जाती है, हीट हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी से धुआं भी निकलना शुरू हो जाता है और वो बहुत डेंजरस होता है। तो बेसिकली वो क्या करता है बेटा, वो जब आपकी पूरा इंजन बन जाता है, आपका कार पूरी बन जाती है, उसके बाद वो पूरी टेस्टिंग करता है आया वो फ़ैन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसी तरह बेटा आपकी कार में एयर बैग भी होते हैं, तो वो क्या करता है, रिमोट ड्राइवर के थ्रू ये चेक करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कार अगर किसी वॉल को हिट कर रही है तो वो एयर बैग ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये बेसिकली दो एग्जांपल्स क्या थी कि आपने एक सिस्टम डेवलप किया है, तो उस सिस्टम को डेवलप करने के बाद उसमें तमाम टेस्टिंग की जाती है। अब टाइप ऑफ टेस्ट डाटा में क्या है, वैलिड टेस्ट डाटा, इनवैलिड टेस्ट डाटा, बाउंड्री टेस्ट डाटा, वैल्यूज़, रॉन्ग डाटा फॉर्मेट एंड एब्सेंट डाटा। ओके जी, वैलिड टेस्ट डाटा क्या होता है, इट इज़ द टेस्ट डाटा दैट कंपाइल्स विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिदम। बेसिकली फॉर एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर समझ आ जाएगा, न्यूमेरिक वैल्यू बिटवीन 1 and 100 एज इनपुट, द वैल्यू बिटवीन 1 and 100 इज़ अ वैलिड टेस्ट डाटा। फॉर एग्जांपल आपने एक लिमिट दी हुई थी, आपने एक एल्गो बनाया हुआ था, आपने एक सोल्यूशन बनाया हुआ था कि वो आपको फॉर एग्जांपल आपका उसने कहा था कि स्टूडेंट्स का नंबर एंटर करना है, और वो कहता है कि 1 to 100 आपने बस 100 से ऊपर आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। तो अगर आप 1 और 100 के दरमियान की वैल्यू सिर्फ इनपुट देते हैं तो ये वैलिड टेस्ट डाटा है। मींस कि जो रेंज आपने दी हुई थी कि आपका सिस्टम इसी रेंज के दरमियान काम करेगा, उसी रेंज में से आप कोई वैल्यू देते हैं, दैट इज़ नॉन एज वैलिड टेस्ट डाटा। इनवैलिड टेस्ट डाटा क्या, इट इज़ द टेस्ट डाटा दैट डज नॉट कंपाइल्स विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ द एल्गोरिदम। इट इज़ नेसेसरी टू मेक श्योर दैट द सोल्यूशन करेक्टली वर्क फॉर इनवैलिड वैल्यू शोज द रेलेवेंट मैसेज नोटिफाइंग द यूजर दैट द
इनपुट वैल्यूज़ आर इम्प्रॉपर। बेसिकली इनवैलिड टेस्ट डाटा क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने कहा था ना बेटा कि आपने फॉर एग्जांपल एल्गो था कि 3 वैल्यूज़ आपने लेनी है और उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू आपने लेनी है। तो आपने क्या किया, वैलिड टेस्ट डाटा तो ये था कि आपने N1 N2 और N3 तीनों वैल्यूज़ दे दी और विद इन द रेंज जितनी उसने रेंज बताई उसके मुताबिक आपने दी। इनवैलिड टेस्ट डाटा क्या कि आपने N1 और N2 की वैल्यू दे दी, N3 की वैल्यू आपने दी, ठीक है। तो उस टाइम पे वो क्या करेगा कि वो आपकी जो इनपुट रिक्वायरमेंट थी, वो इनपुट रिक्वायरमेंट क्या थी कि 3 वैल्यूज़ दी, लेकिन उसने क्या की 2 वैल्यूज़ दी। तो इसका क्या मतलब है, वो आपकी इनपुट रिक्वायरमेंट जो आपकी एल्गोरिदम की इनपुट रिक्वायरमेंट थी उसके साथ कंपाइल नहीं करा। तो इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है कि आप ये चेक करें कि आपका सोल्यूशन करेक्ट काम कर रहा है इनवैलिड वैल्यूज़ के लिए। मीन्स कि जब आपने इनवैलिड वैल्यू दी यानी कि आपने N3 की वैल्यू दी नहीं, तो उस टाइम आपका सिस्टम क्या कर रहा है, आया वो आपको मैसेज दे रहा है कि आपने 3 वैल्यूज़ देनी थी, आपने 2 वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू मेक श्योर दैट द सोल्यूशन करेक्टली वर्क, सोल्यूशन आपका बिल्कुल ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा फॉर इनवैलिड वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि 3 वैल्यूज़ देनी थी, आपने 2 वैल्यूज़ दी। शो द रेलेवेंट मैसेज नोटिफाइंग द यूज़र, वो आपको उसके मुताबिक मैसेज दे रहा है ताकि यूज़र को ये पता चल सके कि उसने जो वैल्यूज़ दी हैं वो इम्प्रॉपर हैं, यानी कि वो इनवैलिड हैं, वो ठीक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ही आपने N1 N2 और N3 में से आपने लार्जेस्ट वैल्यू देनी थी, आपने जब 2 वैल्यूज़ की इनपुट दी, तीसरे वैल्यू की इनपुट नहीं दी, तो आपको ये मैसेज मिल जाना चाहिए। वो आपका एल्गो जब रन करे तो आपको ये रेलेवेंट मैसेज मिलना चाहिए कि आपने आपकी 3rd वैल्यू मिसिंग है। तो ये होता है इनवैलिड टेस्ट डाटा। ओके जी, बाउंड्री टेस्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं? सोल्यूशन इज़ टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल आपका जब सोल्यूशन चेक किया जाए वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे, बाउंड्री क्या होती है? फॉर एग्जांपल बेटा हम एक पेपर पे जब लाइन लगाते हैं, ठीक है, साइड पे हम लाइन लगाते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपनी लिमिट बताते हैं कि इससे आगे हमने नहीं जाना। तो वो कहता है कि बाउंड्री टेस्ट वैल्यूज़ क्या होती हैं? सोल्यूशन इज़ टेस्टेड ऑन एक्सट्रीम वैल्यूज़, वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, हमने प्रॉफिट निकालना है बेसिकली, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है, यानी कि आपकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, जो ओरिजिनल अमाउंट होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है। तो हम ये देखते हैं कि या हम छोटी से छोटी वैल्यू भी देते हैं, मिनिमम वैल्यू भी देते हैं और मैक्सिमम वैल्यू भी देते हैं और बड़ी से बड़ी वैल्यू भी देते हैं, और वो आपकी बाउंड्रीज वैल्यूज़ होती हैं कि हम ये देखते हैं कि ये बाउंड्री वैल्यू है, कि ये लिमिट है, इस पे हमारा सिस्टम किस तरह काम करेगा। समझ आ गई? रॉन्ग डाटा फॉर्मेट क्या होता है? इट इज़ वाइज टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट ऑन एंटरिंग डाटा इन एन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। कि आपने एक फॉर्मेट बताया हुआ था, उस फॉर्मेट के मुताबिक आपने डाटा की इनपुट नहीं दी तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल वही एल्गो है N1 N2 और N3, ग्रेटर वैल्यू आपने बतानी है, तो आप जो है इनपुट में N1 में आप सपोज 10 दे देते हैं, N2 में आप 20 दे देते हैं, N3 में आपको अल्फ़ाबेट दे देते हैं। अब देखें बेटा आप क्या कर रहे हैं, आपने नंबर इनपुट देना था, आपके एल्गो में था कि आप न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट देंगे, और आप अगर कोई अल्फ़ाबेट दे रहे हैं तो वो क्या है, वो रॉन्ग डाटा फॉर्मेट है, आपके जो डाटा इंटर करने का फॉर्मेट है वो गलत है। तो फिर उस टाइम क्या है, ये क्या है, रॉन्ग डाटा इन फॉर्मेट है। फॉर एग्जांपल गिविंग एन अल्फ़ाबेट एज इनपुट व्हेन अ न्यूमेरिक वैल्यू इज एक्सपेक्टेड, जब उसने कहा है कि न्यूमेरिक वैल्यू देनी है, एल्गो में पहले उसने डिफाइन कर दिया कि आपने इनपुट एक न्यूमेरिक वैल्यू देनी है, लेकिन आप क्या एंटर कर रहे हैं, आप न्यूमेरिक वैल्यू नहीं एंटर कर रहे, अल्फ़ाबेटिकली डाटा को ABC करेक्टर एंटर कर रहे हैं, तो क्या होगा? अब रॉन्ग डाटा फॉर्मेट और इनवैलिड डाटा फॉर्मेट, इनवैलिड टेस्ट डाटा में फ़र्क ये है, इनवैलिड में आप क्या करते हैं, कोई वैल्यू मिस कर देते हैं, आपने 3 वैल्यूज़ देनी थी और आपने वैल्यू ही नहीं दी। और रॉन्ग डाटा फॉर्मेट में क्या करते हैं, आप वैल्यू देते हैं, तीनों वैल्यूज़ देते हैं, लेकिन उनका फॉर्मेट जो है, फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक डाटा थी, अल्फ़ाबेटिकली डाटा दे दिया। एब्सेंट डाटा क्या होता है? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्टिगेट द सोल्यूशन स्टिल वर्क इफ़ लेस नंबर ऑफ इनपुट आर गिवन देन एक्सपेक्टेड। फॉर एग्जांपल यूज़र ने कहा था कि आप 100 नंबर एंटर कर सकते हैं, यूज़र जो है वो क्या कर रहा है, 60 तक लिमिट जा रहा है, 60 जा रहा है और उससे ऊपर जो है वो डाटा को एंटर नहीं कर रहा, तो बेसिकली ये क्या है, एब्सेंट डाटा है। इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल इफ़ अ सिस्टम आस्क्ड टू एंटर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देन एवरीवन कैन नॉट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सी हाउ द सिस्टम रिएक्ट इन सिचुएशन। फॉर एग्जांपल बेटा आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसमें वो आपकी तमाम रिक्वायरमेंट ले रहा है, और उसमें वो कहता है कि जी आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर भी दें।
बेटा हर इंसान के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता और ना उसका नंबर होता है। तो वो कहता है कि इन केसेस में ये वो सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपका डाटा एब्सेंट है, यानी कि आपका डाटा मौजूद ही नहीं है। तो उस केस में क्या आपका सिस्टम कैसे काम करेगा, ये हम चेक करते हैं। होप सो बेटा आप सबको समझ आ गया होगा। कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं आपसे।